नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री और मेंस की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले जो क्लास है उसमें मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटेजी के बारे में बताया। स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है, देखिए हम बात कर रहे हैं एग्जाम की प्रोसेस, हमने बात कर ली एग्जाम की सिलेबस क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। उसकी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हमने जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री परीक्षा के बारे में हमने स्ट्रेटेजी देख ली है। स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी होना चाहिए, देखिए आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के बारे में मैं बता दूंगा अभी और एक बार। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ होती है एमपीपीएससी के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो हमने बात करें प्रारंभिक परीक्षा की। अच्छा, स्ट्रेटेजी के पहले मैंने बताया था कि सिलेबस को आपको अच्छे से याद कर लेना है, मैंने इसका वीडियो बना चुका हूँ पीछे। ठीक है, इसको प्रिंट करवा लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि आपको पुराने जो वर्षों में आए प्रश्न पत्र उनके क्वेश्चन को आपको अवलोकन करना, अच्छे से सिलेबस के साथ उसकी मिलान करना है, संक्षिप्त नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद आपको बार बार रिवीजन करना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो पाएगा। इसके बारे में मैंने बात करा था कि आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं बता चुका हूँ। पहले आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब सिलेबस कंप्लीट करते हो मुख्य परीक्षा का एक साल पहले से, तो आपका लगभग 70% प्री इसमें कवर हो जाता है। बचा कितना? 30%। तो 30% आप 2 महीने पहले से लग जाइए, 30% आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बार बार रिवीजन कीजिए, आप प्री में क्वालिफाई, फिर आप मुख्य में जाओगे, मुख्य का आपको बार बार रिवीजन बस करना है, और रिवीजन कर लोगे तो आप जो है इसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर रणनीति क्यों जरूरी है। जब आप अच्छी रणनीति तैयार कर लेते हो एमपीपीएससी के अंतर्गत, तो आपकी आधी सफलता यहीं पे तय हो जाती है रणनीति के द्वारा। उसके बाद इसमें 3 चरण होते हैं, प्रत्येक के लिए अलग अलग रणनीति होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकृति होती है। हो पिछले वाले में सफल होंगे तभी अगले में जा पाएंगे, तो हमको हर एक के लिए अलग अलग रणनीति बनाना पड़ेगा। जैसे कि प्री की रणनीति मैंने बता चुका हूँ, तो क्या क्या होनी चाहिए वो सारी चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसके पहले आप जाकर देख सकते हैं। हम बात करेंगे आज मुख्य परीक्षा की रणनीति। अब मुख्य परीक्षा की रणनीति के पहले मैंने बताया ना, 5 से 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको निकाल कर देखना है, सूक्ष्म अवलोकन करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका मिलान करना है, और उस आधार पर जो है आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चलिए शुरू से मैं बताता हूँ। आप चल गए गूगल में, आप अपने मोबाइल पे भी जा सकते हैं और लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर जो भी है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है एमपीपीएससी, सीधे आपको एमपीपीएससी टाइप करना है। आप जाओगे मध्य प्रदेश, देखिए एमपीपीएससी मध्य प्रदेश, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट आ गई आपके सामने, जहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे स्क्रॉल होते हुए नजर आ रही। देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पे चल भी रही है, मतलब एक प्रकार से मार्क्यू के तौर पर कुछ लेटेस्ट चीज़ें यहाँ दिख रही। देखिए आपको देखने को मिलेगा, अपकमिंग एग्जाम जितने भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिख रहा है, इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहाँ पे दिखेगी एमपी ऑनलाइन की, प्रेस न्यूज़ देखने को मिलेगी, साथ ही आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, अप्लाई कैसे करोगे आप एग्जाम के लिए, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करोगे, मॉडल आंसर और रिस्पॉन्स सीट भी आपको मिल जाएगी, इंटरव्यू कॉल लेटर है, ऑनलाइन प्रेफरेंस है, रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो हमको जाना कहाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। देखिए आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस पर आप क्लिक करोगे, आपको देखिए यहाँ पे ईयर वाइज सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो अभी लेटेस्ट में 2022 का हुआ है, 2022 का प्री बस हुआ है, तो प्री के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पर हम बात कर रहे हैं किसके, मेंस के क्वेश्चन पेपर। तो हम सीधे चलते हैं, हमको 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखना है। चलिए यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन पेपर देखिए, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2020, क्योंकि इसका रिजल्ट भी आ गया है, तो इसके मेंस का पेपर भी हो चुका है। तो सिंपल सी बात, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक आपके पास में क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम क्वेश्चन पेपर 1 पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए आपको रोल नंबर फिल करने का आता है, जो भी रोल नंबर फिल कर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र, और इसमें सेक्शन ए, मतलब 2 सेक्शन होते हैं, खंड आ और खंड बा, मतलब ए और बी। तो ए के अंतर्गत आप देखिए देखने को मिल रहा है टोटल 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप कितने नंबर के आते हैं सारी चीज हमने सिलेबस में बात कर ली है। ठीक है, एग्जाम की प्रोसेस में। तो यहाँ प्रत्येक के लिए 3 अंक रहेंगे, लिखना कैसे है वो हम उत्तर लेखन वाले में देखेंगे। तो आपको तैयारी की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कोड दीजिए, स्रोत सूत्र पूछा है। नेक्स्ट आप देखिए अमित्र घात है, देवल है, दीवान इंसा है, ताराबाई, अहोम विद्रोह, मोपला विद्रोह, लाला हरदयाल, भील विद्रोह, ग्यारसपुर देखिए के रघुनाथ शाह, उसके बाद मल्हार राव होलकर, बुंदेला विद्रोह, अवंती बाई। तो यहाँ देखिए टोटल 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पार्ट ए में। तो इन 15 क्वेश्चन को आपको 3 लाइन में लिखना है। अब
3 लाइन तो दी जाती है, पर बोला जाता है कि 10 शब्दों में लिखना। क्या 10 शब्दों में आप पूरा लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो आपको 3 लाइन यहाँ पे दे दी जाती है। चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। देखिए बुकलेट GS1 की, आप जैसे इसको ओपन करोगे तो इसमें भी आप देखिए आपको देखने को मिलेगा, ये आपको रोल नंबर फिल करना है शब्दों में। यहाँ आपको रोल नंबर लिख के गोले काले करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी परीक्षा का माध्यम क्या होगा, हिंदी इंग्लिश, ये आपको फिल करना है गोले काले करके। फिर आपको देखिए यहाँ पे जो है जो इन्विजिलेटर होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे काम होता है, ठीक, और आपके भी साइन होते हैं। अब देखिए आपको इधर कुछ नहीं करना है, आप सीधे जाओगे नीचे तो आपको देखिए ये चीज़ें आपको इस प्रकार से बुकलेट मिलेगी, जो आप में आंसर मतलब जिस पे आप आंसर लिखोगे मेंस में, मतलब जो रिटर्न होगा वर्णनात्मक रूप से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो लिखोगे। कोड दीजिए के लिए आपको 1 2 3 लाइन मिलेगी। कितनी मिल रही है? 3 लाइन। तो इन 3 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है। तो सिंपल सी बात, 3 नंबर के लिए कितने फैक्ट लिखोगे? 3, मिनिमम 3 फैक्ट होना चाहिए। तो आपको 3 में से 3 आराम से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। पर आपने अगर दो मतलब जैसे मान लीजिए 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट की जगह 2 फैक्ट लिख दिए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको 10 शब्द ध्यान में नहीं रखना है, आपको रखना है क्या कि आपको मिनिमम 3 फैक्ट लिखना है कोड दीजिए के बारे में, ठीक है। इसके अलावा स्रोत सूत्र के बारे में, अमित घात, ये देखिए इस प्रकार से हर एक के लिए 3 लाइन आपको दी है। और यहाँ पे देखिए आपको नंबर जब मिलेंगे तो जो एग्जामिनर है वो आपको यहाँ पे नंबर देगा जांचने के पश्चात, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन पेपर आया है जैसे मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर ये कैसे थे, मतलब एक प्रकार से पेशवा, और जो हमारे मराठा थे मतलब एक प्रकार से उससे रिलेटेड हमको देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको तैयारी करना, मतलब इतिहास में अगर जब पढ़ोगे तो मल्हार राव होलकर से रिलेटेड आसपास की चीज़ें और पिछले जितने भी 5 साल के 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसमें आपको जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिक को ही आपको अच्छे से तैयार करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, उनकी नोट्स बनाना है। और अलग अलग क्वेश्चन पेपर को, मतलब जैसे मल्हार राव होलकर है, इसको आपको 3 नंबर में लिख कर देखना है। कोई भी व्यक्तित्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर के आते हैं ज़्यादातर। कुछ चीज़ें आती है जो 5 नंबर में आ जाती है, परंतु उनसे रिलेटेड जो प्रशासन है, उनकी आर्थिक व्यवस्था है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बड़े फॉर्म में जाते हैं, जैसे कि 11 नंबर मतलब 200 शब्द में, ठीक है। आप 5 नंबर में आएंगे तो कितने शब्द लिखना है? 50 से 60 शब्द में। मतलब आप नीचे जाकर देखोगे तो आप देखिए यहाँ पर ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, जैसे बालाथल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो आप इसमें पूरी विशेषताओं को एकदम से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। आंसर लिखते समय मैं बताऊंगा कि उत्तर कैसे लिखा जाता है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन पेपर आप देखिए पिछले साल के, और उसके आधार पर आपको क्या करना है, तैयारी करना है। जैसे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखना है। नीचे देखिए आपको अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करना है। तो अकबर की आप अलग अलग नीति पढ़ोगे, कौन कौन सी, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक। तो धार्मिक नीति में क्या क्या उसके कार्य रहे उसके बारे में आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन देखने को मिल रही, 7 8 जितनी भी। तो इसमें आपको आंसर को कवर करना है, और जितना अधिक आप अच्छा कम शब्दों में ज़्यादा आप जो है व्यक्त कर पाओगे तो ही आप जो है सबसे अलग माने जाओगे। पता चल रहा है आपने अनावश्यक चीज़ें लिख लिख के इतना फुल कर दिए, इतने शब्द, तो क्या अनावश्यक चीज़ों के नंबर मिलते? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है। जैसे देखिए भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन के कारण बताइए। अब कुटीर उद्योगों के कारण पतन के कारण क्या थे? क्योंकि देखिए अंग्रेजों का जब शासन हो रहा था तो नई चीज़ें विदेश से आ रही थी। तो सिंपल से बात, कुटीर उद्योग का जो है एक प्रकार से क्या हो गया, हनन हो गया, पतन हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ से देखिए आपको बड़े क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिल रहा है। 2 पेज कैसे? देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में आपका क्या मत है? तो देखिए इसके बारे में, या गुप्त काल में, देखिए अथवा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हल करना है। जैसे गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य के विकास का वर्णन करना है, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। तो देखिए आपको 2 पेज में लिखना है, 2 पेज मतलब 200 शब्दों में लिखना है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जब लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लें और उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बना लें, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो नोट्स कैसे बनाना है, आंसर कैसे लिखना है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। चलिए हम बात करते हैं। मैंने तो पुराने क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना बता दिया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 6, उसके बाद पेपर 5 भी होगा। यहाँ पे देखिए पेपर 5 भी है हिंदी का। तो ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेना, और कोशिश करें कि जब आप उत्तर लिखो, उत्तर लिखने के लिए मैं आगे बताऊंगा,
तो इन बुकलेट को आप डाउनलोड करने के पश्चात ही उत्तर लिखे, या फिर मॉडल बुकलेट आप खरीद लीजिए मार्केट से, या फिर नॉर्मल जो पेज है उसमें आप 3-3 लाइन डिवाइड कर लीजिए अलग अलग, तो उसमें आप उत्तर लिखोगे स्टैंडर्ड वाला। तो आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपको अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना कि किस प्रकार परिवर्तन करना है। जब आप जिसकी प्रैक्टिस पहले से कर चुके हो उसी फॉर्म में, तो आप आगे जाकर लिखना ही बस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको डाउनलोड करते बन जाएगा, सभी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको जाना कहाँ पे, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत ही जाना है, कोई भी ईयर का हो। अन्य एग्जाम भी कंडक्ट किए जाते हैं एमपीपीएससी के द्वारा, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी स्टेट सर्विस परीक्षा की, ठीक है, स्टेट मतलब राज्य सेवा परीक्षा की। चलिए वापस चलते हैं हमारी रणनीति में। किस किस चीज़ को किससे पढ़ना है वो एक बार बता देता हूँ। उसके आगे मैं बुक वाला भी वीडियो बना दूंगा कि बुक कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी जिसके आधार पर आपको पढ़ना है आगे की तैयारी के लिए। चलिए यहाँ पे देखें मुख्य परीक्षा की प्रकृति कैसी है, डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक है, विश्लेषणात्मक है, मतलब आपको डायग्राम में या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ दर्शाना है, और प्री से बहुत भिन्न है। मतलब प्री में जिस प्रकार हम फैक्ट चीज़ें कंप्लीट करते थे, यहीं पे आपको रिटर्न लिखना है तो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्री जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता था, परंतु मुख्य परीक्षा आपकी मेरिट लिस्ट डिफाइन करती है। मतलब मुख्य परीक्षा में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतनी अधिक, मतलब आप देखिए अपने नंबर को ज़्यादा ला पाएंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आने की संभावना उतनी अधिक आपकी रहेगी। तो सिंपल सी बात है, 1400 नंबर का क्वेश्चन होता है, मतलब 6 पेपर होते हैं, तो 1400 में से आप कोशिश करिए कि 800 से 850 आपके आ पाए। फिर आप इंटरव्यू में अच्छा प्रयास करिए तो आपको 100 नंबर उसमें मिल सकते हैं 175 में से, तो आप सिंपल सी बात है 950 के पार आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। मतलब 1550 में से 950 आप जो है 1575 में से, तो 950 के आसपास आप ले आइए, आपका सिलेक्शन हो गया समझो, ठीक है, टॉप में आ जाएंगे आप। उसके बाद आप देखिए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको भारत की इतिहास और संस्कृति देखने को मिलेगी, पार्ट बी में आपको भूगोल देखने को मिलेगा। भूगोल के अंतर्गत आपको आपदा प्रबंधन बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जब हमने सिलेबस देखे थे तो सिलेबस में आप जाकर देखिए, सिलेबस में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आती है इतिहास की, संस्कृति की और भूगोल की, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना और उनकी नोट्स बना लेना है। नोट्स कैसे बनाना आगे हम बात करेंगे अलग से, ठीक है, यहाँ बात नहीं करेंगे नोट्स की। उसके बाद आपको दूसरा जो प्रश्न पत्र आता है वो संविधान का आता है, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, इन सब का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। इसका सिलेबस भी आपको विस्तार से मिलेगा, कहाँ पे, सिलेबस वाले वीडियो में, या फिर आप जो विज्ञप्ति है उसमें देख सकते हैं। प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, कुछ मानक पुस्तकें जैसे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, लोक प्रशासन, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं बुक के माध्यम से। और कुछ चीज़ें बच जाती है तो उसको इंटरनेट की सहायता से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट में बहुत भंडार है, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मटेरियल अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है, तो आगे बात करेंगे उसके बारे में हम, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा जो अर्थव्यवस्था, इसका मैंने बताया स्टैंडर्ड बुक। और एक बुक आती है जैसे कि मैंने बताया इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक आती है जिसके बारे में मैंने पीछे भी बात किया था, हर साल आती है, जैसे अभी 2023 की भी आ चुकी है। तो ये बाजार पे मिल जाएगी या इंटरनेट में भी आपको किसी किसी सोर्स से मिल जाती है फ्री में, ठीक है, या तो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 400 पेज के आसपास होती है, हर साल आती है, एक प्रकार संक्षिप्त विवरण होता है उसमें पूरे भारत का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका जो है क्या हो जाएगा, दूसरा पेपर के अंतर्गत जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी स्कोरिंग होता है, जिसके अंतर्गत आपको टॉपिक मिलेगा विज्ञान एवं तकनीकी, सांख्यिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा, पर्यावरण, धारणी विकास, भूगर्भ शास्त्र, इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। ये जितने सारे टॉपिक है टोटल 10 यूनिट में देखने को मिलेंगे। इन 10 यूनिट के लिए आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात, 10 यूनिट अलग अलग है, जैसे कि पहली यूनिट में आपको मिलेगा फिजिक्स, दूसरे में मिलेगा आपको केमिस्ट्री, तीसरे में मिलेगा बायोलॉजी, चौथे में कंप्यूटर मिलेगा। इस प्रकार आगे बढ़ते जाए तो एक एक करके हर एक यूनिट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो उनकी आप सेपरेट बुक यहाँ पे देख सकते हैं। और हालांकि यूट्यूब चैनल मतलब सरकारी स्टडी बेस में हम अच्छे से तैयारी कराएंगे इसकी, साइंस जो हमारा तीसरा पेपर है उसकी, और बाकी पेपर की भी कराएंगे, ठीक है। इस पाठ्यक्रम की मानक सामग्री जैसे बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक टॉपिक रहता है गणित वाला, गणित और सांख्यिकी वाला, तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती है, मतलब नॉर्मल लेवल रहता है उसका, उसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ बेसिक चीज़ें आप पढ़ लोगे, क्योंकि वो रहता है आपका 30 नंबर का। 30 नंबर
को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तो इसलिए आपको उसकी भी तैयारी कर लेना है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत चौथा पेपर देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको दर्शन शास्त्र, इसमें आपको एक यूनिट मिलेगी दार्शनिक और विचारक की। तो उसकी आपको बुकलेट मिल जाएगी कहाँ पे, मार्केट में, दार्शनिक विचारक की सेपरेट, ठीक है। उसके बाद चौथी 4 यूनिट बची लास्ट की, तो उसमें आपको एथिक्स यानी कि मनोविज्ञान और लोक प्रशासन देखने मिलेगा। इसके लिए आपको जो है जैसे कोई स्टैंडर्ड बुक आती द लेक्सिकॉन है, ठीक है, इस प्रकार काफ़ी अच्छी बुक है ये, इसको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। इसकी जो विस्तृत जानकारी वो कहाँ पे मिलेगी आपको, सिलेबस वाले टॉपिक में, मतलब जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो हर एक पेपर, उसके आपको सिलेबस देखना है तो आपको पिछला पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 5वां पेपर की बात करते हैं। 5वां पेपर सामान्य हिंदी के अंतर्गत या व्याकरण हम देख सकते हैं, हिंदी और व्याकरण, इसके अंतर्गत इसका सिलेबस भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया हूँ। प्रश्न पत्र का जो उद्देश्य है क्या है, अभ्यर्थी जो भी परीक्षा दे रहा है उसकी भाषागत कौशल को जांच करना है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से हम बात करें तो हिंदी, मतलब भाई मध्य प्रदेश के अंतर्गत हिंदी का पेपर लिया जा रहा है, तो भाषागत कौशल यहाँ पे जांची जाती है। तो आपको 5वां पेपर और 6वां पेपर हिंदी में ही देना है, भले आप इंग्लिश मीडियम को हो चाहे हिंदी मीडियम के हो। पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, पाठ्यक्रम वाली जो विज्ञप्ति है या फिर पिछला पार्ट आप देख सकते हैं। साथ ही इसके लिए आप जो स्नातक स्तर है, आप देखिए एमपीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो सिंपल सी बात, आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होने के पश्चात दे रहे हैं, तो वहाँ आपने हिंदी पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, तो शुरुआत से लेकर अभी तक आप हिंदी पढ़ते आ रहे हो, तो उस स्तर की हिंदी जो व्याकरण है और सामान्य हिंदी है वो आपको पूछी जाएगी। तो आप एक स्टैंडर्ड बुक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो आप अभी पढ़ते आए हो उसके लिए आप जो मार्केट से जा सकते हो, और एक स्टैंडर्ड बुक आती है हिंदी की जिससे आप अध्ययन कर सकते हो और इस विषय की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बचा काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर जो है 6वां प्रश्न पत्र, यानी कि जो 6 नंबर का जो पेपर होता है, जिसके अंतर्गत प्रारूप है हिंदी के निबंध और प्रारूप लेखन। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, एक मिलेगा बड़ा निबंध जो कि आपको 1000 शब्दों में लिखना है, एक मिलेगा छोटा निबंध जो 500 शब्दों में लिखना है, और एक मिलेगा प्रारूप जो कि 250 शब्दों में मिलेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आपको जो है लिखना है। और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये रहेगा आपका, अब मैंने पूरा आपको बता दिया हूँ कहाँ पे, सिलेबस वाले में और एग्जाम की प्रोसेस में। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पे आपको कि कितने नंबर का, तो आपको 3 चीज़ें मुख्य रखना है, 1000, 500 और 250, इस प्रकार से आपको ये प्रारूप लेखन है। तो देखिए जब आप निबंध लिखोगे तो निबंध कैसे लिखा जाता है, अच्छा निबंध, वो हम आगे अलग से वीडियो में देखेंगे। पर निबंध लिखने के लिए मुख्य रूप से आपको श्लोक, ठीक है, श्लोक आते हैं, कविताएं, उद्धरण, महापुरुषों के कथन आते हैं, उन कथनों को आप उपयोग करोगे कहीं कहीं जहां लागू होते हैं, तो आपका निबंध ज़्यादा आकर्षक रहेगा और आपके नंबर भी ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये परीक्षा तो हमारी मतलब स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया किस किस चीज़ की किस प्रकार तैयारी करना है। अगर आपको इसमें अच्छे से सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मुख्य रूप से 60 से 65% अंक लाना पड़ेगा। ये कम भी हो सकते थोड़ा बहुत, पेपर की कठिनाई या सिलेबस या अभ्यर्थियों की संख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका आपको लोड नहीं लेना, पर 60% आपको टारगेट बनाकर चलना, 60 से 65% आपके आना चाहिए, तभी आप जो है इसमें सफल हो पाएंगे। सभी विषय के अंतर्गत जब आप उत्तर लिखते हो, उत्तर लेखन के लिए अलग से देखेंगे हम कैसे लिखा जाता है, पर कम से कम शब्दों में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें व्यक्त कर देते हो, संगठित रूप से, सूक्ष्म या सशक्त रूप से आप उसमें अच्छे से उत्तर लिख पाते हो, तो आपको ही मेरिट लिस्ट में जगह मिल पाएगी। अगर आप जो है अनावश्यक की चीज़ें लिखकर पेज भरते हो तो आपको यहाँ पे मतलब मेरिट लिस्ट में आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वर्णनात्मक प्रकृति के जो प्रश्न है उसके लिए उत्तर जो है हमको कहाँ लिखना पड़ता है, उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। साथ ही उत्तर लिखते समय हमको जो शैली है, लेखन शैली जो हमारी होती है, जो एक प्रकार से हमारी मेथड होती है लिखने की, उसमें किस प्रकार हमको अपग्रेड होना है, किस प्रकार उत्तर लिखना है, उसके लिए हम आगे जो है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर लिखने के बारे में, तो आप टेंशन नहीं लेना उसकी। लेखन शैली एवं तारतम्यता का विकास निरंतर अभ्यास से आता है। तो हम जब उत्तर लिखने के बारे में बात करेंगे तो उसके बाद हम जो निरंतर डेली वाइज पे अभ्यास करेंगे उत्तर लिखने के हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, उस पर आप जो है ज्वाइन हो जाइए, उस पर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपकी जो है जो समझ धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। जब आप लिखना नहीं भी जानते हैं तो आप शुरू दिन कैसे भी लिखो, धीरे धीरे अपग्रेड होगे, लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिक अपग्रेड होगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू तो एक अलग
प्रक्रिया है, हालांकि हम फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, फिर इसकी अलग से हम चर्चा करेंगे। तो इसकी रणनीति भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत ही मतलब एक प्रकार से पापड़ बेलने होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो प्री हमने दिए, फिर हमने मेंस दिए, मेंस में कंप्लीट हो गया तो 3 गुना अभ्यर्थी कहाँ जाते हैं, इंटरव्यू में। तो देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा में जो चयनित हो जाते हैं उसमें लगभग 3 गुना के आसपास जो है मुख्य परीक्षा के 1 माह पश्चात, मतलब मुख्य परीक्षा दिए उसके 1 माह बचे हमारे पास में इंटरव्यू के, तो उसके बाद मतलब 1 माह में हमारी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो इंटरव्यू के बारे में हम बाद में तैयारी कर सकते हैं। तो 1 माह बचे, उसके पश्चात इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के 1 सप्ताह बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है। ठीक है, तो साक्षात्कार जो होता है कोई भी परीक्षा, यानी इंटरव्यू जो होता है कोई भी परीक्षा हो, उसका अंतिम चरण और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर मेरिट तय होती है और अंकों की दृष्टि से ये काफ़ी कम है। जैसे इसमें देखें हम तो 175 अंक होते हैं, परंतु पद निर्धारण इसी के आधार पर होता है। साथ ही हम देखें तो साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी को व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, जिसमें आयोग के सदस्य लगभग 5 हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि संघ लोक सेवा आयोग का होता है और 4 जो होते हैं आपके अन्य होते हैं, जिसमें से कुछ बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो कि IAS अधिकारी है जो भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें से एक विशेष क्षेत्र का होता है। ठीक है, महिला भी हो सकती है, महिला होना ऐसा ज़्यादा कंपलसरी नहीं है पर हो सकती है। ठीक, कभी कभी 6 हो सकते हैं, जैसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत जब पड़ती ना तब 6 हो सकते हैं, परंतु लगभग देखा जाए तो 5 सदस्य यहाँ पे होते हैं जो कि मौखिक रूप से प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं, किससे, अभ्यर्थी से, और अभ्यर्थी को मौखिक रूप से इसका जवाब भी देना होता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्या रहते हैं, हमको क्या तैयारी करना चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। 2014 तक अगर देखें तो इसके टोटल अंक कितने होते थे, 250। कितने होते थे, 250, पर 2014 के बाद इसके अंक जो है 175 हो गए, किसके, इंटरव्यू के। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त किए गए जो अंक है उसके आधार पर हमारी मेरिट सूची बनती है और जो कि हमको देखने को मिलती है 1 सप्ताह पश्चात, इंटरव्यू के 1 सप्ताह पश्चात। तो यहाँ पे हमने बात करें किसकी, हमने तीनों परीक्षाओं के बारे में बात कर ली है। ठीक है, तो यहाँ मेंस और प्लस इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें वो हम आगे बात करेंगे। ऐसे मतलब निबंध कैसे लिखना वो हम बात करेंगे, आंसर कैसे लिखना वो भी बात करेंगे, नोट्स कैसे बनाना वो भी। तो आप बताइए मुझे इन चारों टॉपिक में से आपको क्या चाहिए पहले, मतलब आपको नोट्स कैसे बनाना पहले बताना है, या उत्तर लेखन कैसे करना वो बताना है, या ऐसे कैसे। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो नोट्स कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। ठीक है, ताकि हम जो है उत्तर को लिख सके। उसके बाद हम ऐसे वाला देखेंगे, उसके बाद हम इंटरव्यू वाला देखेंगे। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप नए हो तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी, जिन्होंने पहले से जिसको पता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, पर जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता था उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको समझ लेना है सारी चीज़ों को और अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे नोट्स बनाना या जो भी हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।